हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशु एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड स्कॉलर अकेडमी। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो किस चैप्टर के बारे में बात हो रही है आप सभी को पता है। चैप्टर हमारा चल रहा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एक लेक्चर हो चुका है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप सभी को पता चल गया होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अभी वैसे मैंने बताया नहीं, जो बेसिक बेसिक चीज़ें वो मैंने बता दी थी। तो चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था, जो लास्ट वाले चैप्टर में हमने चीज़ें कवर अप की थी, वो सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर हो गई होंगी। और अभी भी अगर किसी को किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए। आप कभी भी हमको कमेंट कर सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरीज का आंसर आपको करा देंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। कल हमने जो कवर किया था वो किया था हाइपोथेसिस तक, यानी जो डेल्टन साहब ने हाइपोथेसिस दी थी एटम्स के ऊपर, वहां तक हमने चीजें कवर अप कर ली थी। तो आगे हम बढ़ेंगे, अगला हमारा टॉपिक होगा भाई एटम। कल से हम एटम के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या होती है एटम? एक ऐसा टाइनी पार्टिकल जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, या किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है। देखिए डेफिनेशन देखते हैं। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अभी मैंने आपको बताया एटम क्या है। एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका? एक एलिमेंट का, जो क्या करता है, जो मेंटेन करता है अपनी रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी उनकी जो केमिकल रिएक्शन होगी उनके कैरेक्टर्स को मेंटेन करने का काम किसका होता है? एटम का होता है। और एटम क्या होता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका? किसी भी एलिमेंट का। ठीक है। अगर हम एटम के साइज की बात करें तो एटम बहुत ज्यादा छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, जिसका साइज होता है अप्रोक्स 10⁻⁻10 मीटर, या किसी किसी बुक में इसका जो साइज होगा वो आपको मिलेगा 10⁻⁹ मीटर, जो इक्वल्स होता है किसके? 1 नैनोमीटर के। किसके इक्वल होता है भाई? 1 नैनोमीटर के। तो आपको किसी बुक में 10⁻⁹ मिल जाएगा और किसी बुक में मिलेगा 10⁻⁻10, जो इक्वल होता है किसके? 1 नैनोमीटर के। ठीक है। अगर हम एटॉमिक सिंबल्स की बात करें तो एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। एलिमेंट्स को कुछ कुछ सिंबल्स, यानी हर एक एलिमेंट का एक डिफरेंट सिंबल होता है और उसी से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जो लिखे होते हैं कौन सी लैंग्वेजेस में? इंग्लिश में और लैटिन लैंग्वेज में। लैटिन भी होती है, जर्मन भी होती है। तो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग एटम्स को या अलग अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा, देखिए एग्जांपल देखिए। हाइड्रोजन जो गैस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके फर्स्ट वाले वर्ड के साथ, यानी एच के साथ। इसी तरह से ऑक्सीजन को उसके फर्स्ट वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑक्सीजन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर जो सोडियम है, सोडियम जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? Na से रिप्रेजेंट करते हैं। अब Na क्यों यूज किया? एक वर्ड है हमारा लैटिन लैंग्वेज का नेटियम। किसका क्या वर्ड है भाई? नेटियम वर्ड है। तो इस नेटियम वर्ड से हमने क्या लिया? Na लिया। तो सोडियम को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बेसिकली Na से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो किस वर्ड का पार्ट है? नेटियम का पार्ट है। ठीक है। अब ये जो हमने नाम रखे, ये जो नाम रखे गए हैं, ये जो सिंबलाइज किया गया है गैसेस को या एलिमेंट्स को, वो किसके बेस पर किया गया है भाई? IUPAC के बेस पर किया गया है। अब सभी को पता होगा IUPAC के बारे में। अगर नहीं पता, फुल फॉर्म होती है IUPAC की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। IUPAC एक रूल होता है जिसके थ्रू आप एलिमेंट्स को कैरेक्टराइज कर सकते हो। ठीक है। एलिमेंट्स के नाम को आइडेंटिफाई कर सकते हो, यानी बेसिकली जो नाम रखे गए हैं वो किसके बेस पर रखे गए हैं? IUPAC के बेस पर रखे गए हैं। आप बस इतना समझिए कि जो नाम रखे गए हैं वो किसके बेस पर रखे गए हैं? IUPAC के बेस पर रखे गए हैं। अब IUPAC क्या होती है, किस तरह से हम IUPAC करते हैं ना, वो सब चीज़ें आप आगे सिलेबस में पढ़ोगे। अभी आपके सिलेबस में ये चीज़ें नहीं है। तो ये जो IUPAC है वो क्या करती है? स्टैंडर्डाइज करती है किसको? सिंबल्स को। जो सिंबल्स आपके एलिमेंट्स के बने हैं वो किसके थ्रू बने हैं भाई? IUPAC के थ्रू बने हैं। तो IUPAC क्या करेगी? बेसिकली स्टैंडर्डाइज करेगी किसको? आपके सिंबल्स को, एलिमेंट के सिंबल्स को। अब इन एलिमेंट्स के नाम रखने के लिए बहुत सारी थ्योरीज हुई। डेल्टन ने बताया था, डेल्टन भाई के बारे में आप जानते हैं सभी, कल बहुत जिक्र किया डेल्टन भाई का। तो डेल्टन ने क्या किया था? हर एक एलिमेंट के लिए पर्टिकुलर सिंबल बनाया था। जैसे हाइड्रोजन के लिए ये सिंबल है, कार्बन का सिंबल यहाँ है, ये ऑक्सीजन है, ये फॉस्फोरस के लिए है, ये सल्फर के लिए है, ये आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिना और मर्क्यूरी। तो इन सिंबल्स को याद रखना साइंटिस्टों के लिए बड़ी मुश्किल सी बात थी। ठीक है, बड़ी मुश्किल सी बात थी। तो उनमें से एक साइंटिस्ट आए
एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था भाई? बर्जीलियस नाम था। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला कि क्यों ना हम इन एलिमेंट के फर्स्ट वर्ड से ही एलिमेंट का सिंबल बना लें। जैसे ऑक्सीजन के पहले नाम से O, हाइड्रोजन के पहले नाम से यानी H से किसको सिंबलाइज किया गया? हाइड्रोजन को सिंबलाइज किया गया। किससे? H से किया गया। तो इसी तरह से सभी वर्डों के पहले पहले नाम से क्या कर दिया? वर्डों को सिंबलाइज कर दिया, जिससे उनको पहचानने में और उनका नाम याद रखने में हमें आसानी हो गई। अब ये वर्ड इंग्लिश के भी हो सकते हैं और ये वर्ड लैटिन के भी हो सकते हैं, ये वर्ड जर्मन के भी हो सकते हैं। ठीक है भाई। जैसे पोटेशियम है एक वर्ड, एक एलिमेंट है पोटेशियम। अब आप सभी को पता है पोटेशियम को किससे डिनोट करते हैं भाई? के से डिनोट करते हैं। अब के जो है लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है कैलियम, यानी पोटेशियम को लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कैलियम बोलते हैं। अब इस कैलियम के से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है भाई? पोटेशियम को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिकली जो हम सिंबलाइज करते हैं किसी भी वर्ड को अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो बेसिकली किसके ऊपर करते हैं? हमारे वर्ड्स के पहले अक्षर के ऊपर, पहले और दूसरे अक्षर के ऊपर आप बोल सकते हैं। जैसे Fe है ना, He हीलियम। तो स्टार्टिंग के दो वर्ड्स सिंबलाइज करेंगे किसी भी एलिमेंट को। समझ आ रही है वही चीजें? देखिए जैसे एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई Al से, आर्गन को Ar से, बेरियम को Ba से, बोरोन को B से। ठीक है। ब्रोमीन को Br, कैल्शियम को Ca, कार्बन को C, क्लोरीन को Cl, कोबाल्ट को Co। तो ये एनसीईआरटी के एलिमेंट्स हैं कुछ, और ये इनके सिंबल्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये सिंबल्स वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। यानी जो हमारे वर्ड्स हैं उनके स्टार्टिंग के दो वर्ड से किसी भी एलिमेंट को क्या किया जाता है? सिंबलाइज किया जाता है। ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं एटम्स के बारे में। एटम के बारे में पता चल गया बेसिक चीज कि एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का। अब ये जो एटम है इसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स के अंदर। पहला क्या है भाई आपका? आयन है, और दूसरा क्या है? क्या है भाई? मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले बात करते हैं आयन के बारे में। आयन क्या होता है? देखिए, एन एटम और कलेक्शन ऑफ एटम्स विद ए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी एक या एक से ज्यादा एटम्स का ऐसा ग्रुप जिन पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, वो क्या होंगे? आयन होंगे। ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्जेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस। कितने तरह के आयंस होते हैं? दो तरह के आयंस होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। कैटायन ऐसे आयंस जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी प्लस का चार्ज होता है, उनको क्या बोलते हैं? कैटायंस बोलते हैं। और जिन पर माइनस का चार्ज होगा उनको क्या बोलेंगे? एनायन बोलेंगे। ठीक है। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस का चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर माइनस का चार्ज आता है। देखिए समझिए, मेरी बात समझिए। सपोज कीजिए दो आदमी है। कौन है? दो पर्सन्स हैं। अब सभी पर्सन के पास पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों होंगी। क्या होंगी? पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों होंगी। इसके पास भी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों होगी। अगर ये अपनी नेगेटिविटी किसी दूसरे आदमी को दे दो तो ये आदमी कैसा हो जाएगा भाई? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी मैंने अपनी नेगेटिविटी किसी और को दे दी, यानी मैंने कुछ दिया है सामने वाले आदमी को, तो आदमी कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। और अगर मैं किसी से कुछ ले रहा हूँ तो मैं आदमी कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। सपोज कीजिए मैं किसी को पैसे दे दूँ ऐसे ही, वो बहुत अच्छा आदमी हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आदमी हूँ, और मैं पैसे ले रहा हूँ, सबसे उधार मांग रहा हूँ, ला भी पैसे दे दे, ला भी पैसे दे दे, तो मुझ पर कैसा चार्ज आएगा? बेसिकली माइनस का चार्ज आएगा। यानी मैं आदमी कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। तो जो देता है उस पर कौन सा चार्ज आता है? प्लस आता है। और जो लेता है इलेक्ट्रॉन उस पर कौन सा चार्ज आता है? माइनस का चार्ज आता है। तो ऐसे एटम्स जिन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आए वो बेसिकली क्या कहलाते हैं? आपके आयंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आयंस कहलाते हैं। और आयन दो तरह के होते हैं, कैटायन और एनायन। जिन पर प्लस का चार्ज होगा वो कैटायन होंगे, और जिन पर माइनस का चार्ज होगा वो क्या होंगे? एनायंस होंगे। समझ आ रही है वो चीजें? देखिए एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कुछ। Na+, K+, Ca++ और Al+++। ठीक है। Cl-, OH- और SO4-। इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इन पर पॉजिटिव का चार्ज है सभी पे, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इन पर कौन से चार्जेस हैं?
नेगेटिव चार्जेस हैं, यानी माइनस के चार्जेस हैं। समझ आ रही है चीजें? चलिए आगे देखते हैं। नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ सम आयंस, यानी यहां पर नेम है आपके एलिमेंट्स के, और यहां पर क्या है, उनके सिंबल्स हैं। सोडियम पर Na प्लस, प्लस क्यों आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देता है। पोटेशियम पर प्लस, सिल्वर Ag प्लस, कॉपर Cu प्लस, ठीक है। मैग्नीशियम 2 प्लस यानी प्लस प्लस, कैल्शियम पे प्लस प्लस, जिंक पे प्लस प्लस, आयरन पे प्लस प्लस, और कॉपर पे भी प्लस प्लस। तो जितने प्लस आएंगे उन्होंने उतने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है, और जितने माइनस आएंगे उन्होंने उतने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। जैसे हाइड्रोजन पर एक माइनस है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, क्लोरीन ने भी क्या लिया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ब्रोमीन ने भी, आयोडीन ने भी। तो इसी तरह से ऑक्सीजन पे कितने हैं, -2, यानी इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लिए। तो जो देता है उस पर प्लस का चार्ज और जो लेता है उस पर माइनस का चार्ज होगा। आई मेरी बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूल्स। अभी आपने आयन देखे, आयन समझ आ गया सभी को, आ गया ना? हाँ अच्छी बात है। चलिए, ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड। मॉलिक्यूल क्या है, किसी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम क्या है, किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और मॉलिक्यूल क्या है, किसी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। किसी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल that has same properties as the compound, जिसकी प्रॉपर्टी किसकी जैसी होती है, कंपाउंड की जैसी होती है, वो क्या कहलाते हैं भाई, मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, है ना। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, जिनको सिंपल मॉलिक्यूल भी बोला जाता है, आपको कहीं पे लिखा मिल जाएगा सिंपल मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, इनको बोलते हैं कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सिंपल मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। देखिए, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो केवल एक ही तरह के एटम से बने होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, सिंपल मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम। जैसे आपने एग्जांपल में देखिए, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल दोनों एटम से मिलकर बना है, यानी सेम एटम से मिलकर बना है। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं इसके पास, 2, यानी दोनों एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। यहाँ पर दोनों एटम किसके हैं, नाइट्रोजन के, ठीक है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम एटम से मिलकर बना होगा, वो क्या होगा, आपका सिंपल मॉलिक्यूल होगा। दूसरा क्या है, कंपाउंड मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जो अलग अलग एटम से मिलकर बना होगा, मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एटम्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग एटम से मिलकर बने होंगे, उनको क्या बोला जाएगा, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जैसे H2O, इसमें 2 एटम्स किसके हैं भाई, हाइड्रोजन के हैं, और एक किसका है, ऑक्सीजन का है। इसमें एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के। तो ये क्या है, क्या है भाई, ये है कंपाउंड मॉलिक्यूल, क्योंकि ये अलग अलग एटम से मिलकर बना हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ मॉलिक्यूल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या है, किसी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये 2 तरीके के होते हैं, पहला होता है सिंपल मॉलिक्यूल, दूसरा होता है कंपाउंड मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होगा, वो सिंपल मॉलिक्यूल होगा, और ऐसा एटम जो अलग अलग मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, वो कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होगा। एग्जाम्पल है O2 N2 सिंपल मॉलिक्यूल के, और कंपाउंड मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हैं H2O और CO2। क्लियर है भाई? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एटॉमिक मास। क्या होता है एटॉमिक मास, देखिए, द मास ऑफ एन एटम कॉमनली मेजर्ड इन अ एटॉमिक मास यूनिट। किसमें मेजर किया जाए, एटॉमिक मास यूनिट में मेजर किया जाए। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है AMU, यानी किसी एटम का ऐसा मास जिसको कॉमनली किस में मेजर किया जाता है, AMU में मेजर किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। अब 1 AMU ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1/12 AMU ऑफ कार्बन।
AMU ऑफ कार्बन। यानी हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, ठीक है, कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा? 1/12 मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा। अब सपोज कीजिए मेरे पास 1 दर्जन केले, मेरे पास कितने केले हैं? 12 केले हैं। क्या है? बनानास। कितने केले हैं भाई? 12 केले, ठीक है। अब मैंने क्या लिया? एक तराजू लिया। क्या लिया भाई? एक तराजू लिया। अब मैंने इन 12 केलों में से एक केला किसमें रख दिया? यानी कितने केले रखा मैंने इसमें? एक केला रखा, ठीक है। अब हाइड्रोजन को मैं मान लेता हूं भाई, मैंने हाइड्रोजन को मान लिया। कार्बन को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ? बनाना से डिनोट कर रहा हूँ। और हाइड्रोजन को मैं डिनोट कर लेता हूँ 1 ग्राम, ठीक है, एक अंगूर। यानी एक अंगूर जो है वो एक बनाने के बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं एक अंगूर की बात करूं वो बेसिकली किसके बराबर हुआ? 1/12 बनानास के बराबर हुआ। यानी 12 बनानास में से एक बनाने का भाग किसके बराबर होगा? एक ग्रेप के बराबर होगा। तो इसी तरह से नहीं आई बात समझ में? देखिए, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जिसकी मेजरमेंट हम किस में कर रहे हैं? AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट में कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल कार्बन के 1/12वें भाग के बराबर है। कितने भाग के बराबर है? 1/12वें भाग के बराबर है। बस इतना याद रखो। AMU निकलेगा कैसे वो आप आगे देखोगे। बस इतना याद रखना कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल कार्बन के 1/12वें मॉलिक्यूल के बराबर होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका क्या है? मोलिक्यूलर मास। देखिए, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स, यानी एटम के एटॉमिक मासेस का सम यानी जोड़ क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है H2O, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। 2 है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 16 किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। तो टोटल हमारा कितना हो गया? 18 AMU। यानी जो आपका मॉलिक्यूलर मास है वो सभी एटम्स के मॉलिक्यूलर मास का क्या है? सम है, ठीक है। आपका जो मॉलिक्यूल बना है उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास को जोड़ दो और वो एटॉमिक मास जुड़कर क्या बनेगा भैया? आपका मॉलिक्यूलर मास बनेगा। क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा, ठीक है। समझे बात? चलिए आगे देखते हैं। अब आपको एटॉमिक मास याद करने के लिए एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है। तो जितने टेबल में आपको दे रखे हैं फिलहाल उतने याद कीजिए। एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला होते हैं जो AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट से निकलते हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे। अभी आपको क्या करना है? बस इनको याद रखना है। रट्टा लगा लो बेहतरीन तरीके से, इनको याद रखो, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा इसे। चलिए नेक्स्ट है आपका एटोमिसिटी। क्या होती है एटोमिसिटी? देखिए, द क्वांटिटी ऑफ एटम इन ए सिंगल मॉलिक्यूल, द क्वांटिटी ऑफ एटम इन ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट substances or compound is refer as atomicity, यानी किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड में एटम की क्वांटिटी या नंबर्स क्या कहलाएंगे भाई? एटोमिसिटी कहलाएंगे। अब ये जो एटोमिसिटी होती है वो 4 तरीके की होती है। पहली होती है मोनो एटोमिक, दूसरा होता है डाई एटोमिक, तीसरा ट्राई एटोमिक और चौथा होता है पॉली एटोमिक, ठीक है। जिसमें एक ही तरह के एटम हो वो क्या होंगे? मोनो एटोमिक होंगे। जिसमें 2 तरह के एटम्स हो वो डाई एटोमिक। जिसमें 3 तरह के एटम्स हो या 3 एटम्स हो वो ट्राई एटोमिक। और जिसमें 3 से ज्यादा एटम्स हो वो पॉली एटोमिक। देखिए, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन है गिव द एटोमिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स। देखिए, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? O2। अब कितने एटम्स हैं इसमें? ऑक्सीजन के 2 एटम्स है। तो ये कौन सा है भाई? डाई एटोमिक। कौन सा है? डाई एटोमिक, ठीक है। फॉस्फोरस P, ये कैसा है?
मोनो एटॉमिक है। कैसा है? मोनो एटॉमिक। अगला क्या है आपका? आर्गन, AR। ये कैसा है भाई? ये भी मोनो एटॉमिक हो गया, मोनो एटॉमिक हो गया। अगला क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं? एक एटम है, ठीक है। क्लोरीन के कितने एटम है? क्लोरीन के 2 एटम है। तो टोटल कितने हो गए भैया आपके? 3 एटम्स। तो ये कैसा हो गया? ट्राई एटोमिक। कैसा होगा? ट्राई एटोमिक, ठीक है। आगे क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 की थ्राइज। अब यहाँ देखिए एल्यूमिनियम के कितने एटम्स है भाई? 2 एल्यूमिनियम के हो गए, ठीक है। SO4, इसमें सल्फर के कितने हैं? 1। ऑक्सीजन के कितने हैं? 4, ठीक है। कितने हैं भाई? 4। और ये थ्राइज इंटू 3 कर देते हैं हम, इंटू 3। तो 2, आगे देखता हूँ मैं, सही से लिख देता हूँ इसको। 2 प्लस 4 और 1 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 2 प्लस 15, ठीक है। कितने हो गए टोटल? 17। यानी ये 3 से ज्यादा है, तो ये कैसा होगा भाई? आपका पॉली एटॉमिक होगा। कैसा होगा? पॉली एटॉमिक। समझ रहे हैं? आगे है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। हाइड्रोजन के कितने हो गए भाई? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सल्फर के कितने हैं? 1 प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं? 4। तो 5 और 2 7। तो ये भी 3 से ज्यादा है, तो ये भी कैसा हुआ आपका? पॉली एटॉमिक हुआ। कैसा हुआ? पॉली एटॉमिक। क्लियर है भाई? समझ आ रही है चीजें? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी एक ऐसी टर्म है जिसमें आप दिखाते हैं कि किसी भी एलिमेंट की जो जुड़ने की कैपेसिटी है वो कितनी है। यानी किस कैपेसिटी के साथ जो एलिमेंट्स हैं वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, वो क्या होती है? उसकी कैपेसिटी क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या कहलाएगी भाई? क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? वैलेंसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वैलेंसी। यानी कोई भी एलिमेंट कितनी मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है, वो मजबूती क्या कहलाएगी? उसकी वैलेंसी कहलाएगी, ठीक है। वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट और OR शेयर टू अचीव इन ए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यानी जो वैलेंसी डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन हमने लिए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन हमने शेयर किए हैं किसी भी नोबल गैस को बनाने के लिए। तो वैलेंसी 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। यानी जो एलिमेंट्स की मजबूती है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगी। कितने इलेक्ट्रॉन आपने लिए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आपने दिए हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन आपने दूसरे के साथ शेयर किए हैं किसी भी एक पर्टिकुलर गैस को बनाने के लिए। समझे मेरी बात? चलिए, जैसे सोडियम की वैलेंसी जो होती है वो क्या होगी भाई? 1 होगी। मैग्नीशियम की वैलेंसी होगी 2 और क्लोरीन की वैलेंसी होगी 1। क्योंकि सोडियम पे क्या आता है? Na प्लस, मैग्नीशियम पे आता है Mg प्लस प्लस, और क्लोरीन पे आता है Cl माइनस। तो 1 प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई भाई? 1 हो गई। Mg प्लस प्लस यानी इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। अब क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं? 1 माइनस है तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। यानी जो वैलेंसी होती है वो डिपेंड करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं। समझे मेरी बात? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको केमिकल फॉर्मूला। क्या होता है केमिकल फॉर्मूला? किस तरह से बनाया जाता है केमिकल फॉर्मूले को? देखिए, केमिकल फॉर्मूला इज अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। केमिकल क्या फॉर्मूला क्या है? एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी? ऑफ एन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड की एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाती है? केमिकल फॉर्मूला कहलाती है, ठीक है।
व्हेन ए कंपाउंड इज मेड अप ऑफ मेटल, अगर कोई कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल का बना हुआ है, अगर कोई कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल का बना हुआ है, तो हमेशा केमिकल फॉर्मूला लिखने में सबसे पहले किसको डालेंगे, मेटल को डालेंगे। किसको डालेंगे भाई, मेटल को। देखिए मेटल कम्स फर्स्ट, मेटल्स कम्स फर्स्ट, ठीक है भाई। देखिए जैसे एग्जांपल है CaO, CaO, Ca क्या है, मेटल है। NaCl, सोडियम क्या है भाई, मेटल है। CuO, कॉपर क्या है, मेटल है। तो किसी भी केमिकल फॉर्मूले में आप देखो, अगर कोई केमिकल फॉर्मूला मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ है, तो उसका पहला जो कंपाउंड होगा वो किसका होगा, बेसिकली मेटल का होगा। यानी जो पहला एलिमेंट हम ऐड करेंगे वो कौन सा करेंगे, मेटल करेंगे, मेटल। उसके बाद में कौन सा आएगा, नॉन मेटल आएगा। When polyatomic ions are used in ions are enclosed in bracket before writing its number, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई आयन का यूज होता है, किसका यूज होता है, आयन। आयन मैंने अभी बताया था, कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है या कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, आयन होगा। तो अगर किसी केमिकल फॉर्मूले में किसी आयन का यूज होगा, तो उसके नंबर नोट करने से पहले आप उसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। जैसे OH क्या है, एक आयन है, ठीक है। NH4 क्या है, एक आयन है। तो हमने इनको क्या किया, ब्रैकेट में बंद कर लिया। तो ये क्या है, एक आयन है, आयन को हमने क्या किया है, ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। ये हमारा रूल है केमिकल फॉर्मूला लिखने का, कि अगर आपके किसी भी फॉर्मूले के अंदर कोई आयन आ जाए तो आप उसको ब्रैकेट में बंद करोगे, उसके बाद में उसका नंबर लिखोगे। नंबर आप देखिए कहाँ पर है, ब्रैकेट में बंद होने के बाद, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका रूल्स ऑफ राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाज। क्या रूल्स होते हैं केमिकल फॉर्मूला को लिखने के, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है केमिकल फॉर्मूला लिखने में। देखिए राइटिंग ऑफ सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के क्या लिखे जाएंगे, क्या लिखे जाएंगे भाई, सिंबल्स लिखे जाएंगे। पूरा का पूरा एलिमेंट का नाम कभी भी नोट नहीं करना, हमें क्या करेंगे, बस सिंबल को नोट करेंगे। राइट द वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की वैलेंसी को भी नोट करना है, यानी वैलेंसी को भी लिखना जरूरी है, ठीक है। क्रिस क्रॉस द वैलेंसीज ऑफ टू गेट फॉर्मूलाज, और हम फॉर्मूला बनाने के लिए किसी भी वैलेंसी को क्रिस क्रॉस कर सकते हैं, यानी किसी की वैलेंसी आगे पीछे भी हम लिख सकते हैं अगर हमको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बनाना है। समझ गए। चलिए सिंप्लीफाई द रेशो इफ नीडेड, सिंप्लीफाई द रेशो इफ नीडेड, यानी रेशो को सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर हमको जरूरत है तो। चलिए जैसे एग्जांपल में H2O, दो एटम किसके हैं भाई, दो एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, और एक एटम किसका है, ऑक्सीजन का है। यानी किसी भी कभी भी वाटर को फॉर्म करने के लिए हमेशा हाइड्रोजन के दो कंपाउंड लगेंगे, दो एटम्स लगेंगे, और एक एटम किसका लगेगा, ऑक्सीजन का लगेगा, तभी ही वाटर फॉर्म हो सकता है। वाटर फॉर्म हो सकता है, मैंने रेशो आपको बता दिया था, 1:8 के रेशो में ही वाटर फॉर्म होगा। अगर इसकी वैलेंसीज आप आगे पीछे कर दोगे तो कभी भी वाटर फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। ऐसी CO2 को देखते हैं, 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेटिंग मोलिकुलर मास एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। देखिए मोलिकुलर मास कैलकुलेशन, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स, एटम के एटॉमिक मासेस को सम कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर CO2 है, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, 12 + 2 × 6, 2 × 16 सॉरी। एटॉमिक मास 16 किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर आपके पास, 2, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 12 किसका है, कार्बन का। तो हमने क्या किया, बेसिकली एटॉमिक मासेस को, एटम्स के एटॉमिक मासेस को जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद हमारे पास कौन सी, क्या आ गया भाई हमारे पास आ गया मॉलिक्यूलर मास। क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास बेसिकली है क्या भाई, क्या है, एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम, ठीक है। जितने हमारे एटम्स हैं मॉलिक्यूल के अंदर, उनके एटॉमिक मासेस को जोड़ दो, आपको क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा, ठीक है।
फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला मास क्या है, यूज्ड फॉर द आयोनिक कंपाउंड, ये केवल किसके लिए यूज होगा, आयोनिक कंपाउंड के लिए ही यूज होगा। देखिए, कैलकुलेटेड सिमिलरली टू मोलिकुलर मास बट रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंपाउंड। इसको सिमिलरली किसकी तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, मोलिकुलर मास की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट के साथ। देखिए, फॉर्मूला ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl होता है। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23 प्लस क्लोरीन का कितना है 35.5, दोनों को हमने जोड़ दिया, हमारे पास जो एटॉमिक मास यूनिट आई वो आई 58.5, जो कि क्या है, एक फॉर्मूला मास है। क्या है, एक फॉर्मूला मास। ठीक है भाई, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है सारी चीजें, तो अगर किसी को टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है, हम आपकी क्वेरीज का आंसर आपको कराएंगे भाई, जरूर कराएंगे। ठीक है भाई, तो आई होप यहाँ तक चीज आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए आगे देखते हैं, मोल कॉन्सेप्ट क्या है, लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का क्या है भाई, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक मोल क्या होता है, पहले मोल समझिए। मोल क्या है, एक ग्रुप ऑफ 6.22 into 10 the power 23 particles of atoms, molecules या ion, of atoms, molecules या ions of a substance is called mole of the substance, is called mole of the substance। यानी अगर आप किसी एटम का एक मोल निकालो, किसी एटम का एक मोल निकालो, तो वो कितने एटम्स के बराबर होगा भाई, 6.022 into 10 the power 23 ऑफ एटम्स। इसको हम क्या भी बोलते हैं, इसको बोला जाता है एवोगाद्रो नंबर। क्या बोलते हैं, एवोगाद्रो नंबर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एवोगाद्रो नंबर। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट इन केमिकल कैलकुलेशन। मोल कॉन्सेप्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है केमिकल कैलकुलेशन के अंदर। देखिए, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द स्टिक्योमेट्री ऑफ रिएक्शंस। अब यहाँ एक वर्ड आया स्टिक्योमेट्री, क्या होती है, क्या होती है स्टिक्योमेट्री, स्टिक्योमेट्री होते है बेसिकली रिलेशन, क्या होती है, रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के बीच का जो रिलेशन है वो क्या कहलाती है, बेसिकली स्टिक्योमेट्री कहलाती है। अब स्टिक्योमेट्री को समझने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। यानी किसी भी रिएक्शन में अगर आपको उनकी स्टिक्योमेट्री को समझना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे भाई, उनके मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज क्या है, इट इज असेंशियल फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंसेस। क्या कैलकुलेट करने के लिए, अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए, किसके, सब्सटेंसेस के, किसमें इन्वॉल्व होने वाली, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले सब्सटेंसेस के अमाउंट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। और ये हेल्प करता है हमें डिटरमाइन करने में हमारे एलिमेंट्स का मास, उनका वॉल्यूम और उनकी रिलेशनशिप्स, यानी वो किस तरह से जुड़े हुए हैं दूसरे एलिमेंट के साथ। ये सारी चीजें हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं भाई, मोल कॉन्सेप्ट से आइडेंटिफाई करते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली जो पोर्शन है वो 11th क्लास का है, तो एक्सप्लेन करके हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। बस आपको एक मोल जो है उसका नंबर याद रखना है। नंबर क्या होता है, 6.022 into 10 the power 23। ठीक है, ये नंबर आपको याद रखना है। तो एक मोल इक्वल्स टू किसके होता है, 6.22 into 10 the power 23। तो आज का टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको क्लियर नहीं हुई वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है, हम जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरीज का आंसर आपको करा देंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।